फेजेज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर उसी को और क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है, या एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। फर्स्ट फेज आपको बताया गया था ब्लीडिंग फेज, दैट इज 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन का होता है। दूसरा आपका प्रोलिफरेटिव फेज था, ठीक है, 8 से 10 दिन का प्रोलिफरेटिव फेज। और ये मिड डे ऑफ द साइकिल जो है ये कहलाता है क्या, ओव्यूलेटरी फेज, दैट इज 1 डे, 1 दिन का होता है। और इसके बाद का जो फेज होता है ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या फिर इसी को ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, या फिर सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब 14वें दिन मैच्योर ग्रेविडल फॉलिकल रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte विद जोना पेलुसाइड एंड कोरोना रेडिएटा निकलकर बाहर चला आता है। जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और वो ओवरी के अंदर क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। इस दौरान जो फॉलिकल डेवलप होते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान वो फॉलिकल क्या सीक्रेट करते हैं, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो आपको बताया गया था कि मिड डे ऑफ द साइकिल में 14वें दिन लगभग, उसके पहले एफएसएच का लेवल तो ऑलरेडी हाई होता है, लेकिन मिड डे ऑफ द साइकिल में एलएच और एफएसएच अपने पीक लेवल पर होते हैं। हाई लेवल ऑफ एलएच की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही मैच्योर ग्रेविडल फॉलिकल का रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। डेवलपमेंट के दौरान ये एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, और मैच्योर ग्रेविडल फॉलिकल जैसे ही रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है हाई बना रहता है, लेकिन अगर 24 से 48 घंटे के अंदर उस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, देन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मिनिमम होता है देन नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज अपीयर हो जाती है। लेकिन अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऐसे ही कंटिन्यू हाई बना रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहेगा लगभग अगले 3 महीने तक। 3 महीने के बाद प्लेसेंटा बन जाता है, तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद जो होता है, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है टिल द चाइल्ड बर्थ, जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। फिर बच्चे के जन्म के बाद भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहता है अप टू 4 to 6 मंथ, लगभग 4 से 6 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है हाई बना रहता है। और उस दौरान फीमेल जो है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर था पहले 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, 3 महीने के बाद प्लेसेंटा जब बन जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक है।
इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, और इनएक्टिव स्टेज में पहुंचने के बाद फिर फर्दर तब एक्टिवेट होता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है। उसके बाद क्योंकि प्लेसेंटा जो है डीअटैच हो जाता है यूट्रस से, डीअटैच होने के बाद प्लेसेंटा तो स्लप अवे हो गया, बाहर निकल गया, देन हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फर्दर कौन मेंटेन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो लास्ट पॉइंट आपने क्या पॉइंट लिखा था? थर्ड हेडिंग कौन सी थी? ओव्यूलेटरी फेज लिखवाना है, ठीक है। तो सेकंड फेज, सॉरी थर्ड फेज जो है आप लिखेंगे ओव्यूलेटरी फेज। पहला हो गया है ब्रीडिंग और मैच्योर फेज, दूसरा हो चुका है प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा फेज हम लिखेंगे ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज का ड्यूरेशन 24 आवर या 1 डे, एंड दैट यूजुअली अकर्स इन द मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है, डे ऑफ ओव्यूलेशन फिक्स नहीं होता है, पहली बात ध्यान रख लीजिएगा। ना तो डेट ना ही टाइम फिक्स होता है। यूजुअली 28 से 29 दिन की साइकिल होती है, उसमें मिड डे ऑफ द साइकिल में यूजुअली क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइड रिलीज कर दिया जाता है। तो थर्ड फेज या ओव्यूलेटरी फेज लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ड्यूरेशन 1 डे, एक दिन का ड्यूरेशन होता है। It occurs in midday of the normal menstrual cycle. It occurs in midday of normal menstrual cycle. That is on 14th डे, 14वें दिन जो है सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम ओवल्यूशन बोलते हैं। कंफर्म? अगला पॉइंट ले लीजिए। प्रैक्टिकली day of ovulation is not fixed. That is highly variable. ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, ठीक है। यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 26 से 31 दिन के बीच में कुछ भी हो सकता है। अनयूजुअल जो नॉर्मली हम लेते हैं वो 28 से 29 दिन की साइकिल से। कंफर्म? नेक्स्ट पेज लिखेंगे फोर्थ फेज। ल्यूटियल फेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज, क्योंकि ये ओवल्यूशन के बाद वाला फेज है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट ओवल्यूटरी फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्ट ओवल्यूटरी फेज बोलेंगे। ओवल्यूशन के बाद वाला फेज है तो पोस्ट ओवल्यूटरी फेज। जैसे इस फेज को आप क्या बोलते थे? प्री ओवल्यूटरी फेज बोलते थे। तो ओवल्यूशन से पहले वाला फेज था तो प्री ओवल्यूटरी फेज है। तो ओवल्यूशन के बाद वाला फेज जो होगा वो पोस्ट ओवल्यूटरी फेज कहलाएगा। ठीक है। ड्यूरेशन 12 to 14 डेज। इसमें ड्यूरेशन लिख लीजिएगा इसका। ड्यूरेशन 12 to 14 डेज, 12 से 14 दिन का ड्यूरेशन होता है इसका। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज होता है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए 14वें दिन ओव्यूलेशन हो चुका है, तो ग्रेफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। तो पॉइंट लिखिएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, remaining part of Graafian follicle changes into corpus luteum, changes into corpus luteum. Changing into corpus luteum under the influence of LH, under the influence of LH। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किसके इन्फ्लुएंस में होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला पॉइंट लिखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम act as temporary gland, टेम्पोररी मतलब कम समय के लिए, जो टेम्पोररी का मतलब क्या, जो कम समय के लिए ग्लैंड का फंक्शन शो करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, कुछ समय तक प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा, उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पिछले साल नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पिछले साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, 2 साल पहले का पेपर। रिसेंटली 2-3 सालों में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज टेम्पोररी ग्लैंड, ठीक है, कुछ समय के लिए ये क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो एक्ट एज ए टेम्पोररी ग्लैंड एंड सिक्रीट्स large quantity of progesterone and less quantity of estrogen. Large quantity of progesterone and less quantity of estrogen. ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है और कम मात्रा में एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रोजेस्टेरोन inhibit का मतलब रोक देता है। inhibit the uterine contraction, देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है, इसकी पोजीशन को फिक्स कर देता है, तभी इम्प्लांटेशन हो सकता है। जो एम्ब्रियो है तभी इससे जुड़ सकता है। अगर यूट्रस की वॉल मूव करती रहेगी तो इससे एम्ब्रियो जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत ये होती है कि यूट्रस जो है वो स्टेबल हो, तो उसके स्टेबल होने के लिए जरूरी होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसीलिए ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट किया जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए
चाइल्ड अबॉर्ट कर जाएगा, चाइल्ड का अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा टिकेगा नहीं। ठीक है, तो पॉइंट लिखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा नेसेसरी फॉर, ब्रैकेट में लिखेंगे नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी होता है। इम्प्लांट करने का मतलब समझ जाइए कि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल से क्या हुआ, जुड़ गया है, अटैच हो गया है, तो उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगला पॉइंट, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर 10 days, persist for 10 days, persist का मतलब बना रहना, persist for 10 days, 10 दिन तक बना रहता है, और जब तक बना रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बनाए रखेगा। लेकिन जैसे ही ये डीनेचर्ड होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो ये फिर से क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन कर देगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने मिनिमम लेवल पर पहुंचता है या डाउन होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो फिर से एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी, वहां से जो डेड टिश्यू होंगे वो ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte सारा का सारा यूट्रस में इकट्ठा हो जाएगा, और वही जब नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा तो उस दौरान स्लप अवे कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला पॉइंट लीजिएगा, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल create, decreased progesterone level creates uterine contraction, creates uterine contraction, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, creates uterine contraction, therefore endometrial tissue uterine fluid blood and अनफर्टिलाइज्ड एग, जैसे को और क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी oocyte, अनफर्टिलाइज्ड एग comes out through vagina, during the menstrual phase of next menstrual cycle, नेक्स्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको पहले पॉइंट दिखाया जा चुका है कि जिस दिन ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है उसी दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो हमको तो स्टार्ट यहीं से करना पड़ा। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं वहाँ आपको प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फॉलिकल रप्चर होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज आ जाएगा। तो यहाँ आपको बेहतर समझ में आएगा, लेकिन शुरुआत हमको वहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया, 4 डिफरेंट फेजेस के कंप्लीट हो गए।
नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। if fertilization occurs in the fallopian tube, if fertilization occurs in the fallopian tube, corpus luteum persist at least यानी कम से कम at least 3 months, persist at least 3 months, persist at least 3 months to continue progesterone secretion, to continue progesterone secretion, लगातार प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने के लिए जो है कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता है, बना रहता है। 3 महीने के बाद प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो है वो 3rd मंथ से स्टार्ट होता है, 3रे महीने तक लगभग प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनको लिख लीजिएगा। जिनको आएगा वो बताएंगे। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, अगर यूट्रस को बॉडी से निकाल दिया जाए, हिस्टेरेक्टोमी लिखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? हिस्टेरेक्टोमी बोले। लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखेंगे स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए या ना उसका कोई फिजिकल साइन अपीयर ना हो, देन क्या बोलेंगे? एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है नो मेंस्ट्रुएशन। एमिनोरिया। एमिनोरिया यानी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन या नो मेंस्ट्रुएशन लिख सकते हैं। अगला है डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन अपीयर होता है, ज्यादा पेन अपीयर हो, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होता है, ठीक है, तो अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस यानी डिस्मेनोरिया। डिस का मतलब होता है डिफिकल्ट, ठीक है। डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। एक होता है क्रिप्टोमेनोरिया, मतलब हाँ मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम्स ही ना, यानी मेंस्ट्रुएशन का सिम्टम क्या है? ब्लीडिंग से
तो ये ब्रीडिंग फेज अपीयर ही नहीं होता है, ठीक है। फीमेल जो है, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है चलती है, लेकिन ब्लीडिंग फेज अपीयर नहीं होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टो CRYPTO, क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। और कहां पर पढ़ते हैं टर्म क्रिप्टो? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। मेल में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटोसाइट के अंदर ना डिसेंड करे। और कहां पे पढ़ते हैं क्रिप्टो? क्रिप्टो CRYPTO। मिनोरिया, मिनोरिया सब में लिखा हुआ है, हाँ लिखो मिनोरिया। लिख लो, स्पेलिंग बोल रहा है CRYPTO MENORRHE। हाँ, क्रिप्टो गैमी। एक्चुअली प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, गैम ऑफ दैट मींस मेटिंग, ठीक है। फेनरोगैम्स अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो बताइए फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। Fusion of male and female gamete is known as fertilization. That is physiochemical process। फर्टिलाइजेशन कैसा प्रोसेस होता है? फिजियोकेमिकल होता है। तो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस इसमें क्या होता है? जो फीमेल गैमेट होती है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। मेल गैमेट जो होता है इसका साइज छोटा होता है। तो फीमेल गैमेट मेल गैमेट को इंगल्फ कर जाती है, पूरा का पूरा खा जाती है, निगल जाती है, ठीक। ये फिजिकल प्रोसेस। फर्दर इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सारा का सारा केमिकल प्रोसेस होगा। आपने पढ़ा है कि स्पर्म के हेड में कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, ठीक है। स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। उसमें हाइलुरोनिडेज एंड जो ना लाइसिन प्रेजेंट होता है।
जो केमिकल होते हैं रिलीज होते हैं जो सेकेंडरी साइड को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। पेनिट्रेशन मतलब छेद करना, उसके अंदर जाना। तो पॉइंट लिखिएगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमीट इंगल्फ मतलब निगल ले, या फाइगोसाइटाइज लिख सकते हैं। इंगल्फ मेल गैमीट मेल ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसके बाद सारा का सारा प्रोसेस जो होगा वो केमिकल होगा। बात आ गई समझ में आपको? अब देखिए फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी क्या होता है? सबसे पहले तो इंसेमिनेशन होना चाहिए, यानी मेल के द्वारा फीमेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसेमिनेट किया जाना चाहिए। तो इंसेमिनेशन के बाद जो मेल गैमेट है वो मूव करेंगे, यूट्राइन कैविटी के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे, और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? हाँ, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर होता है। कहाँ पर होता है? एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर होता है। आपको बताया गया था ये फिमरी है, ये ऑस्टिया ओपनिंग होता है। जब एग रिलीज होता है तो ये ऑस्टिया के थ्रू कौन होता है? एम्पुला में। एम्पुला दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सबसे चौड़ा हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब का। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टमस, और ये दोनों का जंक्शन होता है एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। तो मोस्ट प्रोबेबल साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। सबसे ज्यादा चांसेस यहीं पे फर्टिलाइजेशन के होते हैं, ठीक है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन को। तो इंसेमिनेशन के बाद वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए स्पर्म सेल जो है असेंड करेगा और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। तो पॉइंट लिखिएगा, इन ह्यूमन फर्स्ट रिक्वायरमेंट is insemination